स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम 12th क्लास की फिजिक्स को कर रहे हैं। हमने फर्स्ट यूनिट है जो कंप्लीट कर ली है। अब हम आज सेकंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे, जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाएगा। सेकंड यूनिट है जो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने पढ़ लिया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या मतलब है इसका? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था हमने? चार्ज को स्टैटिक पढ़ा था कि क्या चार्ज क्या था? रेस्ट पे था। हमने सिर्फ चार्ज को ट्रांसफर किया था, लेकिन फ्लो ऑफ चार्ज नहीं किया था। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है? मोशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या किया था? हमने एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज को ट्रांसफर तो किया था, लेकिन फ्लो ऑफ चार्ज नहीं किया था। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम? मोशन ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आएगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, इसके अंदर फर्स्ट टर्म आती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? एनर्जी होती है। टाइप ऑफ क्या होती है? एनर्जी। इट इज एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो होने से जो एनर्जी बनेगी उसको क्या बोलेंगे? स्टोर होगी, कंज्यूम होगी, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से ही हमारा एक वर्ड आया है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? अब ये देखिए क्या होता है। ये इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा होता है, ये होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो through any given area perpendicularly, उस एरिया के perpendicularly per unit time is known as electric current। कोई एरिया हमें दे रखा है गिवन, उस एरिया के परपेंडिकुलर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, किसी यूनिट टाइम में, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। लेट अस से दिस इज अ कंडक्टर। इस कंडक्टर के ये एरिया है, जिसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे। इस एरिया से लेट अस से क्यू चार्ज फ्लो किया ऐसे, और क्यू ही एंटर किया तो क्यू ही एग्जिट हुआ होगा। T1 टाइम था और T2 टाइम था। इनका जो मैं डिफरेंस मानूं वो डेल्टा टी होगा, जो टाइम में डिफरेंस। और चार्ज में डिफरेंस क्या होगा? अगर यहाँ Q1 था तो Q2 चार्ज, इसमें कुछ न कुछ चार्ज चेंज हुआ होगा ना। कुछ चार्ज हमने दिया और चार्ज पास किया, तो इसके चार्ज में कुछ चेंज आया होगा। अगर मैं उसको डेल्टा क्यू मानूं, तो इलेक्ट्रिक करंट जिसको आई से हम डिनोट करते हैं, वो क्या होगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या कहलाएगा? हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इन परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया। कितने पर यूनिट टाइम? पर यूनिट टाइम में परपेंडिकुलरली उस एरिया से कितना चार्ज पास किया, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये टाइम है, हम टाइम को वेरी लेस ले लें, बहुत कम ले लें, तो चार्ज भी क्या होगा? वेरी लेस से फ्लो करेगा। चार्ज भी क्या होगा? वेरी लेस फ्लो करेगा। तो हम आई को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा की जगह डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी, चेंज इन चार्ज इन डिवाइड बाय टाइम। जो चार्ज होता है, अगर मैं यहाँ से इसकी यूनिट की बात करूँ,
आई की यूनिट क्या होगी, चार्ज क्या होता है कूलम और टाइम सेकंड, तो इसको क्या लिखेंगे कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड इसको बोलेंगे, जो कि आई को हमारे एक फिजिस्ट हुए हैं आंद्रे मैरी एम्पियर जी, आंद्रे मैरी एम्पियर जी एक फिजिसिस्ट हुए हैं, उनके नाम पर इसकी यूनिट को एम्पियर भी कहा गया है। क्या बोला गया है, एम्पियर कहा गया है, जिसको ए से हम डिनोट करते हैं। जो आंद्रे मैरी एम्पियर जी है, ये फ्रेंच के फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, ये वन ऑफ फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म साइंस। जो रेफर्ड कहां से की गई थी, रेफर्ड टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इनके नाम पे क्या थे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की साइंस थी उनमें से एक थे ये, जो इनके फाउंडर थे उनमें से एक थे आंद्रे मैरी एम्पियर जी, और उन्हीं के नाम पे करंट को, क्योंकि करंट भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को ही बताता है ना, करंट का मतलब ही क्या होता है, डायनेमिक्स, इन मोशन, करंट का मोशन मतलब ही क्या होता है, इन मोशन, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रेफर्ड किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, तो वो क्या था, सर आंद्रे मैरी एम्पियर जी ने किया था, और उनके नाम पर ही जो करंट की यूनिट को क्या लिख दिया था, कूलम पर सेकंड को एम्पियर के नाम से बताया गया था, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। ये थे हमारे आंद्रे मैरी एम्पियर जी के नाम पे। अब देखिए, अगर मैं बोलूं, चलो अभी आगे एक बार रफ कर लेते हैं इसको। अगर मैं बोलूं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कॉलम अपॉन 1 सेकेंड, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा 1 कॉलम चार्ज passing perpendicularly from an area in every 1 सेकेंड, हर एक सेकेंड में कितना चार्ज पास हो रहा है, 1 कॉलम चार्ज पास हो रहा है। अगर मैं 15 एम्पियर बोल दूं तो कितना, 15 कॉलम चार्ज पर सेकंड पास हो रहा है, पर सेकंड, हर एक सेकंड में कितना चार्ज पास कर रहा है, 15 कॉलम चार्ज। 100 एम्पियर बोल दूं तो 100 कॉलम चार्ज पासिंग पर सेकंड, हर एक सेकंड में कितना चार्ज पास कर रहा होगा, 100 एम्पियर चार्ज पास कर रहा होगा। अगर 100 कॉलम चार्ज क्या कर रहा होगा, पास कर रहा होगा। ओके, ये था हमारा करंट। तो करंट है जो हमारा, इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। जब ये डायरेक्शन दी गई थी, इसको कन्वेंशनल डायरेक्शन भी बोलते हैं, इस डायरेक्शन को कन्वेंशनल डायरेक्शन भी बोला गया है, क्योंकि एट दैट टाइम इलेक्ट्रॉन वर नॉट एस्टेब्लिश्ड और फाउंड। हमें उस समय पे इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था, तो करंट की डायरेक्शन क्या बता दी गई थी,
कि पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, लेकिन लेटर ऑन it is comes to know from a wire इलेक्ट्रॉन फ्लोज। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन हमने पहले ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तभी क्या करता है, करंट फ्लो करेगा, लेकिन पहले क्या मान लिया था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या करता है, ये करंट फ्लो करता है, तो हमने उस डायरेक्शन को वही ले लिया और उसको क्या नाम दे दिया, कन्वेंशनल डायरेक्शन। और जो इलेक्ट्रॉन जब आए तो उसकी वजह से ही इलेक्ट्रॉनिक करंट का कॉन्सेप्ट आया। इलेक्ट्रॉनिक करंट का कॉन्सेप्ट कब आया, जब हमें पता चला कि वायर से क्या फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा, अगर करंट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, अगर हम करंट की बात कर रहे हैं तो। अब देखना है कि जो इसकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखते हैं, लेट अस से 3 वायर है, 2 एम्पियर करंट, 3 एम्पियर करंट और 5 एम्पियर करंट है। ये 3 वायर से आ रहा है, और अगर मैं यहाँ करंट करूँ तो इनको क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं 3 2, तो ये कितना हो जाता है 10 एम्पियर। ऐसे ही अगर एक वायर से डिवाइड हो रहा हो 10 एम्पियर करंट, तो इसको किस में डिवाइड कर देते हैं, मान लो ये 4 एम्पियर यहाँ गया होगा, 3 एम्पियर यहाँ गया होगा और 3 एम्पियर यहाँ गया होगा, टोटल करंट किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होता है। हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। लेकिन वेक्टर लॉ को हमने फॉलो किया है कहीं, नहीं किया ना, वेक्टर एडिशन को नहीं फॉलो किया, कोई भी रूल नहीं फॉलो किया। डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन इन एडिशन क्या हमने वेक्टर लॉ को फॉलो किया है, हमने डायरेक्टली इसको ऐड कर दिया। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, दोज क्वांटिटी विच फॉलोज वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ को भी फॉलो करते हैं, हाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना जरूरी है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन को तो फॉलो करना चाहिए उसको, लेकिन यहाँ तो हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया। जैसे कि अगर फोर्स होता है ऐसे 5 न्यूटन फोर्स, 8 न्यूटन फोर्स, क्या हम उसको 13 न्यूटन लिख सकते थे, नहीं, वो गलत होता, क्योंकि ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसके कंपोनेंट करते 5i प्लस आई प्लस 8n, 8 को करते 8j को, फिर उसको क्या करते रिजोल्व करते, तो उसके हिसाब से लिखते। एज इट इज डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते हम इसको, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, एडिशन के लॉ को, सब्सट्रैक्शन के लॉ को। ऐसे ही ये वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। लेकिन स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन इसमें तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो हम बोल सकते हैं कि करंट ना तो स्केलर क्वांटिटी है और ना ही वेक्टर क्वांटिटी है, ना तो स्केलर है और ना ही वेक्टर क्वांटिटी है। अगर दोनों में से एक ऑप्शन आए कि आपको दे रखा है कि स्केलर और वेक्टर दे रखा है, और ये नहीं दे रखा कि कोई भी नहीं है, फिर तो आप लिखोगे स्केलर, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को तो फॉलो ही नहीं करती, वेक्टर क्वांटिटी तो है ही नहीं। अगर ना दे रखा हो तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती, तो उन क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, लेकिन वो किसको नहीं फॉलो करती, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती, तो उनको क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। अगर ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी दे रखा है तो टेंसर लगाओगे, अगर दोनों कोई भी नहीं है, वेक्टर और वो दे रखा है और टेंसर नहीं दे रखा, तो ये कोई भी नहीं है। अगर दो ही पूछ रखे हैं, वेक्टर और स्केलर, तो आप स्केलर लगाओगे इसको, क्योंकि वेक्टर तो ये है ही नहीं। ओके, अब आगे देखते हैं, देखिए
अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम ईएमएफ भी बोलते हैं और जिसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। ई से ही डिनोट करते हैं, ई टाइप होता है ये वर्ड, ई से ही डिनोट करते हैं। ओके, ई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स होता क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है वो देखते हैं हम पहले। देखो, ये फोर्स वो फोर्स है जब हम किसी चार्ज को, पोटेंशियल को कहाँ से, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर किसी चार्ज को लेके जा रहे हैं, उसको करने में वर्क डन हमारा कितना लगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन required by the source in taking unit positive charge from lower potential to हायर पोटेंशियल। मतलब क्या है, कोई भी सोर्स है, कोई सोर्स है, उसके द्वारा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू टेकिंग ए चार्ज, एक चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर लेके जाने के लिए कितना वर्क डन हमें करना पड़ा, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो मतलब कि क्या हुआ, ये ईएमएफ जो होगी वो क्या होगी, वर्क डन कितना किया, टेकिंग ए यूनिट पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को लेके जाने के लिए तो वर्क डन करना पड़ा होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो क्या होगा हमारा ईएमएफ होगा। तो वर्क डन क्या होता है, जूल पर कॉलम, जूल पर कॉलम होता है। और इसको हमने बोला था अलेक्जेंड्रा वोल्टा के नाम से, वोल्ट इसकी यूनिट होगी। इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट, जो ईएमएफ की यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। ओके, व्हाट इज यूनिट ऑफ ईएमएफ, वोल्ट। अब देखिए, मान लो कोई सर्किट है, ऐसे एक सर्किट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे फ्लो करेंगे। ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन जब ये पॉजिटिव पे आ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये क्या पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, ये वापस तो नहीं होंगे। तो उस टर्मिनल पे आने के बाद, पॉजिटिव टर्मिनल पे तो आ गए ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसके बाद क्या होगा, ये वापस तो जाएंगे नहीं ऐसे। तो ये करेंगे क्या, जब इस टर्मिनल पे आ गए तो इनको पहले यहां आना पड़ेगा। तो इस टर्मिनल पे आने के लिए जब इसने जितनी एनर्जी कंज्यूम की या जितना वर्क डन किया, टोटल वर्क डन करना पड़ेगा यहां वाला। इस छोटे से एरिया को पास करने के लिए इसको वर्क डन फ्लो करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन या टोटल एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, ताकि ये यहाँ आए और फिर दोबारा से फ्लो करे। उस एनर्जी को, वो टोटल एनर्जी होगी, जितना इसको यहाँ से यहाँ आने में एनर्जी स्टोर लगी होगी, उतना इसको यहाँ से यहाँ जंप करने में भी उतनी एनर्जी लगेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ। तो जो ये हमारा ईएमएफ होता है, इसको हम बोल सकते हैं इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, जो क्या होता है, ईएमएफ, जो ईएमएफ बोलते हैं। जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, मतलब कि टोटल वर्क डन ही किया होगा ना उसने, टोटल वर्क डन जितना उसको यहाँ से यहाँ आने में जितना वर्क डन लगा होगा,
तो इसको यहाँ से यहाँ जंप करने में भी उतनी ही एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ी होगी, या फिर हम क्या बोले उतना ही वर्क डन करना पड़ा होगा, ताकि ये दोबारा से फिर फ्लो कर सके उसी सर्किट के अंदर। तो उसको क्या बोलेंगे, इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसके टर्मिनल पे गए है ना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, यहाँ से और यहाँ तक, पॉजिटिव और नेगेटिव में, इस टर्मिनल पे जंप करने के लिए। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला गया है। ओके, अब देखते हैं हम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, current passing through a conductor is directly proportional to potential difference। while taking temperature and other physical dimensions like length, area, etc. constant। मतलब क्या है, ओम्स लॉ क्या कहते हैं कि किसी कंडक्टर के थ्रू जो करंट जो पास करेगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब हम टेम्परेचर को और अदर फिजिकल डायमेंशन जैसे एरिया, लेंथ, विड्थ, इन चीज़ों को क्या ले लेते हैं हम, कांस्टेंट ले लेते हैं। तो इसे क्या मिला हमें, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, i के, मतलब कि जितना पोटेंशियल हम इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे, उतना ही क्या होगा, i हमारा बढ़ेगा, उतना ही i इंक्रीज करेगा। लेट अस से कोई कंडक्टर है, इससे हमने क्या किया, करंट पास करवाया, आई करंट पास किया, तो ये V क्या है, V क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर इसकी लेंथ L है, एरिया A है, तो व्हेन टेम्परेचर कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, देन इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है इज फंक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ओनली। मीन्स वोल्टेज को जितना इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, उतना ही करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, उतना ही करंट क्या करेगा, हमारा इंक्रीज करेगा, ये बोलता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे उतना ही करंट इंक्रीज होगा। तो यहाँ से अगर मैं इक्वल टू का साइन लगाऊं तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन के कारण एक कांस्टेंट आया होगा जिसको हम R बोलते हैं, और इस R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोला गया, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। R को क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस होता है, ये कांस्टेंट होता है, ओम्स लॉ कांस्टेंट, ओम्स लॉ कांस्टेंट होता है।
इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट के बढ़ाने या घटाने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये ओम्स लॉ से आया है। इस ओम्स लॉ के अंदर अगर इस इक्वेशन में कभी भी हम वोल्टेज को इंक्रीज करें या करंट को इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। V इजिकल टू आई आर इक्वेशन के लिए, V इजिकल टू आई आर इक्वेशन के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से अगर मैं I निकालूँ, करंट निकालूँ, तो वो क्या होगा, V अपॉन आई। करंट क्या होगा, वोल्टेज अपॉन V अपॉन R, क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, करंट निकलेगा। ओके, अब अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा दूं, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा उतना कम करंट फ्लो करेगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस में बढ़ाऊंगा उतना ही कम करंट फ्लो करेगा, और जितना रेजिस्टेंस को कम करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट क्या करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा। अब जो ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मैं एक कर्व के इसको डायग्राम में फॉर्म में करूँ तो ग्राफ क्या होगा इसका, अगर यहाँ वोल्टेज है, यहाँ करंट है, तो ये क्या होगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या फ्लो करेगा, स्लोप इसकी स्ट्रेट स्लोप होगी, और जो ये स्लोप होगी ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये क्या है, इसकी स्लोप है। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स अस रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस देगा। वी आई ग्राफ की डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या देगा, देखो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई है, ये डेल्टा आई करंट है ना, ये एक्स डायरेक्शन में क्या है, करंट है। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई क्या देगा, हमें रेजिस्टेंस को देगा। लेकिन अगर हमें स्लोप दे दे, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमें, 1/r देगा। अगर उसने क्या दे रखा है, आई वी ग्राफ का स्लोप दे रखा है, तो ये उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि फिर ये क्या आएगा, डेल्टा आई बाई डेल्टा वी होगा, जो क्या देता है, 1/r को बताएगा। ये देखना हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्लोप दे रखी है आई वी की या वी आई की दे रखी है, तो वहाँ से हम r निकलेगा या 1/r निकलेगा, वो हमें देखना है। आज के लिए इतना ही, आगे का करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।